हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा और गणपति चंद्र गुप्त। इनके दोस्तों इतिहास ग्रंथ हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और यहाँ से आपका देख लेना, सेकंड ग्रेड में एक क्वेश्चन आपको दोस्तों निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा। पिछली कक्षाओं में हमने ग्रियर्सन, तासी, शिव सिंह सेंगर और मिस्र बंधुओं के इतिहासों के बारे में हमने जाना। यदि आपने अभी तक दोस्तों वो कक्षाएं नहीं ली हैं तो जा कर के पहले उन्हें लें, तभी आपको हमारी सारी बातें हैं वो आपको समझ में आ पाएंगी। मैं दोस्तों बहुत सारा लिखाता हूँ, आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, तो आप यदि शुरू से दोस्तों लेंगे और उनके साथ साथ में दोस्तों नोट्स बनाते चलें, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में सर्च करेंगे हिंदी हब पीडीएफ। जब आप ये सर्च करते हैं तो आपको हमारा जो ग्रुप है वो शो हो जाता है, और वहाँ पर दोस्तों में प्रत्येक कहानी के उपन्यास के क्वेश्चन भी डालता रहता हूँ समय समय पर क्विज के। ठीक है, तो उनसे भी आपको पता चलता है कि आप कितने पढ़ रहे हैं, ध्यान से पढ़ रहे हैं या फिर वैसे ही है। ठीक है, तो आज की दोस्तों क्लास है बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनका दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास को बनाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपका रामचंद्र शुक्ल। यदि हम दोस्तों थोड़ा सा पीछे जाएं तो हमने देखा कि सबसे पहले जो इतिहास ग्रंथ लिखा था वो लिखा था तासी ने। दूसरा जो दोस्तों इतिहास ग्रंथ लिखा वो लिखा शिव सिंह सेंगर ने। और इसके बाद में कालानुक्रम पद्धति को अपनाते हुए ग्रियर्सन ने अपना इतिहास ग्रंथ लिख दिया। लेकिन अभी तक इतिहास ग्रंथों में दोस्तों वो प्रामाणिकता नहीं आ पाई, वो सबलता नहीं आ पाई, वो वैज्ञानिकता नहीं आ पाई जो एक इतिहास ग्रंथ के लिए होनी चाहिए थी। इसीलिए तो इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको केवल कवि वृत्त संग्रह की संज्ञा दे दी। शिव सिंह सरोज को कवि वृत्त संग्रह कहा, बड़ा कवि वृत्त संग्रह ग्रियर्सन को कहा, और मिस्र बंधुओं के मिस्र विनोद को बड़ा भारी प्रकांड वृत्त संग्रह कह दिया, तथा मिस्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता कहा। शुक्ल ने बताया कि भाई इन ग्रंथों में अभी तक वो आलोचनात्मक विश्लेषण पद्धति, वैज्ञानिक विवेचन पद्धति नहीं है। युगीन प्रवृत्तियों का वर्तमान के समय में मूल्यांकन नहीं किया गया है। इसलिए हम इन इतिहास ग्रंथों को केवल कवि वृत्त संग्रह के नाम से ही संबोधित कर सकते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए जो सामग्री चाहिए होती है वो इनमें नहीं है। तो फिर दोस्तों इन सारी चीज़ों को देखते हुए, कमियों को देखते हुए, इनको सुधारते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 में अपना इतिहास ग्रंथ है वो लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो इनका इतिहास ग्रंथ है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है दोस्तों, तो ये इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था 1929 ईस्वी में। अब आपको थोड़ा सा दोस्तों ये आपको नोट लगा करके आपको याद रखना है कि प्रारंभ में इसका नाम हिंदी साहित्य का विकास था। हिंदी साहित्य का विकास था। यदि आपसे दोस्तों पूछे कि हिंदी साहित्य के इतिहास का शुक्ल द्वारा रचित
हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभिक नाम क्या था? तो सबसे पहले दोस्तों इनका नाम था हिंदी साहित्य का विकास। ठीक है, हिंदी साहित्य का विकास था। उसके बाद में दोस्तों इसका नाम है वो बदल करके हिंदी साहित्य का इतिहास है वो रख दिया गया। तो ये बात हमको याद रखनी है कि हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था, जिसका प्रारंभ में नाम हिंदी साहित्य का विकास था। अब बात करेंगे दोस्तों हम इसके प्रकाशन की, कि ये प्रकाशन कहाँ हुआ था। तो सबसे पहले जनवरी 1929 में काशी नागरी प्रचारणी सभा, नागरी प्रचारणी सभा से हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ। तो ये आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा सीधे कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में कौन सा इतिहास ग्रंथ है वो प्रकाशित हुआ था। तो वो हुआ था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। इससे पहले और दोस्तों एक पत्रिका के विशेषांक के रूप में, ठीक है, एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ था, उसका नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ठीक है, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन का यह इतिहास ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। तो ये दोस्तों एक तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में और एक पत्रिका के विशेषांक के रूप में, यहाँ से आपके दो क्वेश्चन हैं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये हर बार दोस्तों पूछे जाते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पर प्रकाशित हो गया। अब यहाँ पर एक और दोस्तों बात लिखनी है कि 1940 में इसका संशोधित संस्करण प्रकाशित हुआ। ठीक है, कि पहली तो दोस्तों डेट है 1929। ठीक है, उसके अलावा आपका 1940 ईस्वी में इनका दोबारा से इसको इतिहास, मतलब जैसे ही छायावाद खत्म होता है तो छायावाद की समय सीमा को लेकर के इनका पूरा इतिहास ग्रंथ है वो लिखा गया था और 1940 में इसको दोबारा से संशोधित करके इसका जो संस्करण है वो प्रकाशित करवाया था। अब यहाँ पर बात आती है कि हिंदी शब्द सागर क्या है। तो यहाँ पर आप एक नोट लगा करके लिख सकते हैं। नोट लगा करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि हिंदी शब्द सागर के निर्माण में, हिंदी शब्द सागर के निर्माण में निम्न 3 विद्वानों का योगदान, 3 विद्वानों का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों जो विद्वान हैं वह हैं श्याम सुंदर दास, बाबू श्याम सुंदर दास। दूसरे विद्वान हैं वो हैं आपके आचार्य शुक्ल, आचार्य शुक्ल। और तीसरे जो विद्वान हैं वो हैं आपके रामचंद्र वर्मा। तो ये आपको याद रखना है यदि आपसे पूछा जाए कि हिंदी शब्द सागर के निर्माण में किन विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, तो ये आपके बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य शुक्ल और आपके रामचंद्र वर्मा। तो ये आपके लिए दोस्तों यहाँ तक की जो चीज़ें हैं वो आपके लिए सारी की सारी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, ये आपका सारा, इसके अलावा आपका ये हो गया आपका सारा। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों आप शुक्ल का तो दोस्तों आपके लिए एक एक जो कथन है, इनकी जो बातें हैं वो आपकी सारी इम्पोर्टेंट हैं।
जहाँ पर भी दोस्तों 4 इतिहासकारों का नाम आता है वहाँ पर शुक्ल का नाम है वो निश्चित रूप से दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों इसकी हम विशेषताओं के बारे में पहला जो पॉइंट है वो हम लिखने वाले हैं कि शुक्ल का इतिहास हिंदी साहित्य का प्रारंभिक प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, कि शुक्ल का जो इतिहास है वो हिंदी साहित्य का प्रारंभिक प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। अब और क्या है दोस्तों, इन्होंने इस ग्रंथ को सुव्यवस्थित कालक्रम के अनुसार लिखा तथा विधेयवादी पद्धति का सूत्रपात किया। विधेयवादी पद्धति का सबसे पहले प्रयोग किया। तो यहाँ पर दोस्तों ये बात निकल के आती है कि इस आचार्य शुक्ल ने कौन सी पद्धति पर लिखा था। तो ये दोस्तों आपके लिए जो आपको विशेषताएं ना, जो आपका कंसेप्ट क्लियर करती हैं, वो आपके लिए दोस्तों सारी की सारी महत्वपूर्ण बन जाती हैं। उनमें से हमको किसी को भी नहीं छोड़ना है। तथ्यों को भले ही दोस्तों एक घड़ी हम कम पढ़ लें, लेकिन जो विशेषताएं हैं, जो हमारा पूरा का पूरा टॉपिक है, उसको क्लियर करती हैं। ठीक है, जिनसे आपके क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा बनने की संभावना रहती है, और क्वेश्चनों का यही जो तरीका है वो वर्तमान में प्रचलन में दिखाई देता है। तो यहाँ पर शुक्ल का दोस्तों विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया इतिहास ग्रंथ है। जबकि हमने पीछे के कक्षा में देखा था कि नलिन बिलोचन शर्मा एक आलोचक हैं, और उन्होंने कहा था कि हिंदी में विधेयवादी पद्धति के जो सूत्रधार हैं वो आचार्य शुक्ल नहीं बल्कि ग्रियर्सन हैं। ठीक है, जब नलिन बिलोचन शर्मा के हिसाब से पूछा जाए, नहीं पूछा जाएगा आरपीएससी सेकंड ग्रेड में तो, लेकिन बड़ी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। वरना विधेयवादी पद्धति के यदि सूत्रधार हम पूछें तो वो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल माने जाते हैं। अब दोस्तों हम इसकी तीसरी बात है वो लिख देते हैं कि इस पुस्तक में लगभग 1000 कवियों के जीवन चरित्र का विश्लेषण आधुनिक समालोचनात्मक दृष्टि से किया है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा कवियों की संख्या तथा जीवन परिचय की अपेक्षा रचनाओं के मूल्यांकन को अधिक महत्व दिया है। रचनाओं के मूल्यांकन को अधिक महत्व दिया है।
तो इससे क्या निकल के आती है कि इसमें लगभग दोस्तों आपके 1000 कवि हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा कि 738 कवि गारसदा तासिके में थे, 1003 कवि आपके शिव सिंह सेंगर के इतिहास में थे। इसके अलावा आपके 952 कवि आपके गृहस्थन के इतिहास में थे, और मिश्र बंधुओं के इतिहास में लगभग 4551 में लगभग यानी कि 5000 कवियों को संकलन किया गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर शुक्ल ने दोस्तों केवल आपके 1000 कवि थे, और तब तक विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से, विभिन्न शोधों के माध्यम से कवियों की जो संख्या है वो भी दोस्तों आपकी बहुत ज़्यादा प्रकाश में आ चुकी थी। तो इन्होंने मुख्य मुख्य जो कवि थे प्रत्येक काव्यधारा के, उनको लिया और उनको केवल कवि वृत्त संग्रह नहीं बनाया। कवियों की संख्या और जीवन परिचय की अपेक्षा उनकी जो रचनाएं थी उनका वर्तमान समय में क्या मूल्यांकन किया जा सकता है। ठीक है, युगीन संदर्भ में उनके मूल्यांकन को विशेष महत्व है वो दिया था। तो आपसे 1000 कवि हैं वो आपको याद रखना है। इसके अलावा जो अगली बात है दोस्तों वो है आपकी कि कवियों व लेखकों की रचना शैली का मूल्यांकन वैज्ञानिक विवेचन पद्धति तथा सूक्ष्म विश्लेषण पद्धति पर किया है। क्षण पद्धति पर किया है। तो ये आपको दोस्तों याद रखना है कि कवियों व लेखकों की जो रचना है उसको सूक्ष्म वैज्ञानिक पद्धति को इन्होंने अपनाया है, और उसके आधार पर उनकी रचनाओं का वर्तमान समय में उनकी उपयोगिता का मूल्यांकन किया है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस ग्रंथ का आरंभ सिद्धों की वाणियों से किया गया है। सिद्धों की वाणियों से किया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि इस ग्रंथ का जो आरंभ है वो कहाँ से किया गया है? सिद्धों की वाणियों से। ठीक है, अब हम दोस्तों इसके करेंगे कि इन्होंने किन ग्रंथों को आधार बनाया था। तो यहाँ पर लिख लेंगे आधार ग्रंथ। और दोस्तों शुक्ल के आधार ग्रंथों से आपके क्वेश्चन है वो आरपीएससी सेकंड ग्रेड में भी बेसिक रूप से पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये एक ही तो इतिहास ग्रंथ है जिसके बारे में हमें प्रत्येक चीज़ है वो पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहला जो इन्होंने इतिहास ग्रंथ लिया था वो था दोस्तों मिश्र बंधु विनोद। दूसरा जो इतिहास ग्रंथ लिया था वो था हिंदी कोविद रत्नमाला। ये था आपके श्याम सुंदर दास का। श्याम सुंदर दास। तीसरा जो इनका दोस्तों इतिहास ग्रंथ था वो था कविता कौमुदी। ये था आपके इनका राम नरेश त्रिपाठी। ये दोनों अभी तक दोस्तों किसी में भी यूज नहीं हुए हैं, मिश्र बंधु विनोद भी नहीं हुआ है। राम नरेश त्रिपाठी ने विभिन्न कवियों का संकलन करके कविता कौमुदी थी उसमें इन्होंने प्रकाशित करवाया था। और जो चौथा इतिहास ग्रंथ है वो है दोस्तों ब्रज माधुरी सार। जो मैंने अंत्य साक्ष्य स्रोतों के अंतर्गत विभिन्न ग्रंथ लिखाए थे, तो ये ग्रंथ दोस्तों सभी वहाँ पर भी लिखे हुए हैं। ये हो जाएगा आपके वियोगी हरि।
तो ये आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि ब्रजमाधुरी सार है वो किसकी रचना है, तो वियोगी हरि की। कविता कौमुदी, पथिक, स्वप्न, मिलन, तो ये दोस्तों किसकी रचनाएं हैं, रामनरेश त्रिपाठी की हैं। और हिंदी शब्द सागर है, उसके निर्माण में 3 विद्वान थे, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और रामचंद्र वर्मा। तो वहाँ पर इन्होंने हिंदी कोविद रत्नमाला है वो लिखी थी। और इसके अलावा मिस्र बंधु विनोद 1913। तो इन 4 ग्रंथों का दोस्तों इन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में यूज किया था। अब दोस्तों इन्होंने इतना प्रमाणिक ग्रंथ लिखा है तो उसमें इनको किसी न किसी ने तो सहयोग दिया होगा। तो नोट लगा करके आप लिखेंगे कि केदारनाथ पाठक ने इस रचना के लेखन में शुक्ल जी को अपूर्व सहयोग दिया था। शुक्ल जी को अपूर्व सहयोग दिया था। तो ये आपको याद रखनी है कि आचार्य शुक्ल को अपने हिंदी साहित्य के निर्माण में जो महत्वपूर्ण सहयोग है वो किसने दिया था, तो वो आपके दिया था केदारनाथ पाठक ने। इसके अलावा इसकी और क्या विशेषता निकल करके सामने आती है कि आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ को 4 सुस्पष्ट कालखंडों में विभाजित किया है। सुस्पष्ट कालखंडों में विभाजित किया है। देखिए दोस्तों, आप साथ ही आप नोट्स बनाते चलें, जिससे कि थोड़ी आपके समय की भी बचत होगी। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि जब मैं आपको समझाऊं, ठीक है, तब आपको दोस्तों लिखना छोड़ करके, ठीक है, मैं वैसे भी इतना स्पीड से नहीं लिख पाता हूं, ठीक है, तो आपको लिखना छोड़ करके फिर आपको समझने पर ध्यान देना है। क्योंकि लिखना आपको थोड़ा सा भी आपका पीछे रह गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आप समझ नहीं पाए और गलती से आपकी किस्मत इतनी ख़राब हो कि क्वेश्चन आपका वहीं से आ गया, तो फिर दोस्तों दिक्कत होने वाली बात है। ठीक है, तो 4 सुस्पष्ट कालखंडों में दोस्तों आचार्य शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य को बांटा है। जब हम हिंदी साहित्य का काल विभाजन पढ़ेंगे तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो इन्होंने बांटा है वीरगाथा काल, ठीक है, इसके अलावा पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आपका मतलब मध्यकाल को इन्होंने 2 भागों में बांटा है, भक्ति काल और आपकी रीतिकाल। इसके अलावा आपका हो गया आधुनिक काल, ठीक है, आधुनिक काल को इन्होंने कहा है गद्य काल। तो ये आपके 4 कालखंड हैं और वर्तमान में इन्हीं का जो काल विभाजन है वो सबसे ज़्यादा प्रमाणिक माना जाता है। 1050 से लेकर के 1375, 1375 से लेकर के 1700 और 1700 से लेकर के 1900 और 1900 से लेकर के यानी 1940, ठीक है, पहले में 1928-27 था। तो ये दोस्तों इनका काल विभाजन है, ये संवत में इनका काल विभाजन है, ठीक है। तो ये दोस्तों इनके बारे में सारी महत्वपूर्ण जानकारी है, इनके इतिहास ग्रंथ के बारे में। एक इनका काल विभाजन और रह गया है, वो हम दोस्तों जब सबके काल विभाजन पढ़ेंगे तब हम दोस्तों इसके बारे में जानेंगे। तो इनके बारे में एक इनका कथन है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। जब ये रीतिकाल के अंतर्गत रीति सिद्ध कवियों में बिहारी दास का वर्णन करते हैं तो वहाँ पर प्रबंध और मुक्तक की दोस्तों विशेषता बतलाते हुए इन्होंने ये कथन कहा है, गुलदस्ता है।
ठीक है, तो ये आपके शुक्ल का कथन हो जाएगा। तो दोस्तों इन्होंने जो अब तक परंपरा चलती आ रही थी कि भाई कवि दे दो, कवियों की रचनाएं दे दो, जन्म काल दे दो, मृत्यु काल दे दो, तो इस परंपरा को इन्होंने तोड़ करके, कवि व्रत परिचय जैसी परंपरा को तोड़ करके, इनकी सीमाओं को उजागर करके इन्होंने वैज्ञानिक आलोचनात्मक दृष्टिकोण को विकसित किया था और हिंदी साहित्य के अंतर्गत इन्होंने एक विधेयवादी पद्धति का सूत्रपात किया था। इसीलिए जो इनका प्रमाणिक ग्रंथ है दोस्तों ये माना जाता है। तो आशा करता हूं कि आपको शुक्ल है उसके बारे में आपको सारी जानकारी हो गई होगी। अब जो दोस्तों दूसरा हम बात करने वाले हैं वो है आज के हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरे हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इनका जो ग्रंथ है दोस्तों वो है, इनके 3 इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। तो सबसे पहले हम उनको लिख लेंगे कि हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका। कई बार दोस्तों इनका अब की बार जो नेट का एग्जाम लगा था उसमें भी इनकी जो डेट है हिंदी साहित्य की भूमिका है वो आई थी आरोही क्रम में जमाने के लिए। 4 ग्रंथ आए थे, तो ये लिखी थी 1940 में। नंबर दूसरा इनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। उद्भव और विकास, तो ये इनका ग्रंथ है 1952 में। और इनकी तीसरा जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आदिकाल। साहित्य का आदिकाल, ये है दोस्तों 1952-53 में इनका ये ग्रंथ है वो माना जाता है। तो सबसे पहले इन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952, और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 और 53 में इन्होंने लिखा था। तो ये हो गई दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में। और अब इनके बारे में दोस्तों क्या महत्वपूर्ण बात है वो हम लिखेंगे कि आचार्य HP द्विवेदी ने हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो दोस्तों हम शॉर्ट नाम का है वो प्रयोग करेंगे, HP द्विवेदी ने अपने इतिहास में परंपरा की निरंतरता का अनुशीलन करते हुए अनुशीलन किया है। अब इसका दोस्तों क्या अर्थ है? इसका अर्थ है आपका कि भाई कोई भी यदि ये बात कहेंगे तो उसमें आपको ये परंपरा को लेकर के जाएंगे। ठीक है, जैसे कोई भी यदि हम बात कहना चाहें तो हम अपने पापा, दादा, परदादा उस तरफ जैसे ले जाते हैं, तो इसी प्रकार से ये बात कहेंगे कि भाई इस चीज़ की जो उत्पत्ति है, इस काव्य धारा का जो विकास है, इन चीज़ों का जो विकास है वो हमारी जड़ में ही छिपा हुआ है। ये पाश्चात्य की ये इतिहास की तरफ है वो नहीं जाते हैं, बल्कि ये परंपरा में ही उसके उद्भव को खोजते हैं। तो हिंदी साहित्य का उद्भव है वो परंपरा में हुआ है, उसका विकास है वो उसकी परंपरा के अनुसार है वो हुआ है। यानी कि जिस प्रकार जैसे लीजिए भक्ति काल है, तो आचार्य शुक्ल कहते हैं कि भक्ति काल की जो उत्पत्ति है वो आपके इस्लामिक आक्रमण की प्रतिक्रिया स्वरूप हुई है। लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भाई भक्ति काल की उत्पत्ति है वो इस्लामी आक्रमण का फल नहीं है, बल्कि वो तो परंपरा का फल है। परंपरा का कैसा फल है कि भाई ऋग्वेद काल में भी भक्ति विद्वान थी, ठीक है, उसके अलावा पुराण काल में भक्ति विद्वान थी, फिर 6वीं शताब्दी से लेकर के दक्षिण में है वो नैनार संत थे, आलवार संत थे, वहाँ पर भक्ति शब्द की उत्पत्ति हुई थी। श्रीमद् भागवत पुराण है वो भक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। उसके अलावा जो आलवार संत थे, ठीक है, उनमें से आपके दक्षिण में आए थे। रामानुजाचार्य ने उसकी दर्शन की पीठिका तैयार की थी। रामानंद उनके शिष्य थे। रामानंद के शिष्य हो गए आपके 12 शिष्य हो गए, ठीक है, कबीर, धन्ना सेन, ठीक है। और इसके अलावा आपके शंकर देव है, उन्होंने असम में प्रचार किया था। वारकरी संप्रदाय है वो महाराष्ट्र में आपका प्रचलित था। ज्ञानदेव, नामदेव संतों ने महाराष्ट्र में
तो इस प्रकार है वो भक्ति की यहाँ पर पूरी पीठ का तैयार हुई और उसका विभिन्न भक्तों के द्वारा, विभिन्न आचार्यों के द्वारा उनका जो फैलाव है वो किया गया था। तो इस प्रकार है वो भक्ति काल की उत्पत्ति होती है। और वो कहते हैं कि मैं मानता हूं कि भाई उसके प्रभाव को कम नहीं मान रहा हूं, लेकिन मैं ये बात जोर दे करके कहना चाहता हूं, यदि इस्लाम भारत में ना आया होता तब भी भक्ति का स्वरूप वैसा ही होता जैसा कि आज है। तो ये बात है वो कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा यदि परंपरा पर जोर देते हैं दोस्तों, तो वो आपके आचार्य शुक्ल, वो HP द्विवेदी देते हैं। और आचार्य शुक्ल के इतिहास में जो सबसे पहले कमी निकाली जाती है, तो परंपरा की कमी है वो निकाली जाती है। अब इनकी जो दूसरी बात है दोस्तों, वो है ये शुक्ल के सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं, सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि शुक्ल के सबसे बड़े आलोचक, यदि एक तरफ शुक्ल हैं तो दूसरी तरफ दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। यदि कोई मत है, यदि सूरदास अंधे हैं, सूरदास अंधे नहीं थे, विद्यापति श्रृंगारी कवि हैं, विद्यापति भक्त कवि हैं, तो इनमें दोस्तों एक तो अखाड़ा चलता है शुक्ल का, उसका समर्थन करते हैं कई विद्वान। एक अखाड़ा चलता है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी का, उसका भी फिर कई विद्वान हैं वो समर्थन करते हैं। हमेशा शुक्ल के दोस्तों अपोजिट है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी चलते हैं। गणपति चंद्रगुप्त ने तो यहाँ तक कह दिया है कि द्विवेदी जी सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने शुक्ल की धारणाओं को, स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया है। तो ये बात भी दोस्तों आपसे कई बार आपसे बड़ी परीक्षाओं में, UGC नेट जैसी परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो आप इसको भी, ये सेकंड ग्रेड के लिए नहीं है, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। गणपति चंद्रगुप्त कि द्विवेदी जी पहले ऐसे व्यक्ति हैं, द्विवेदी जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने शुक्ल जी की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए सबल प्रमाणों के आधार पे खंडित किया है। तो ये बात आप याद रखेंगे, द्विवेदी जी ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने शुक्ल ने जो धारणाएं बनाई थी कि भाई वीरगाथा काल है, तो वीरगाथा काल सबने मान लिया, लेकिन द्विवेदी जी ने कहा कि हम वीरगाथा काल नहीं मानेंगे, हम इसको आदिकाल मानेंगे। शुक्ल जी ने केवल वीरगाथा पद्धति को कैसे देखा, जबकि आदिकाल में तो श्रृंगारिक पद्धति भी विद्वान थी, ठीक है, राजकाव्य था, जैन काव्य था, राजकाव्य को ही जैन काव्य कहा जाता है, जबकि रासों ग्रंथों के आधार पर ही शुक्ल ने कैसे नामकरण है वो कर दिया था। इसके अलावा आपका भक्ति साहित्य भी था, ठीक है, तो सारे रसों का समायोजन था। तो फिर शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम है वो कैसे कर दिया, तो इन्होंने फिर वीरगाथा काल को आदिकाल कह दिया था, ठीक है। तो ये भी बात हम दोस्तों लिख लेते हैं, इन्होंने वीरगाथा काल को वो आदिकाल कहा है तथा आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों और विरोधों का युग कहा है, यानी कि शुक्ल ने अत्यधिक व्याघातों और HP द्विवेदी हैं,
उन्होंने वीरगाथा काल को जो शुक्ल द्वारा दिया गया था उसे आदिकाल कहा है, और आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों और विरोधों का युग कहा है। ये दोस्तों आपके क्वेश्चन में बहुत बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा एच.पी. द्विवेदी ने तुलसीदास के बारे में कहा है कि भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करे। ठीक है, इसलिए तुलसी हैं वो समन्वय की विराट चेष्टा के कवि हैं। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ है, हिंदी साहित्य का आरंभ 1000 ईस्वी या 1057 विक्रम संवत से माना है तथा हिंदी का पहला कवि अब्दुल रहमान को माना है। ये दोस्तों हिंदी के पहले मुसलमान कवि हैं, ठीक है। इन्होंने लिखी थी रचना, इनकी है रचना संदेश रासक, तो ये इनकी रचना है, ठीक है। तो इन्होंने पहला जो कवि है वो माना है अब्दुल रहमान को, और 1000 ईस्वी से यानी कि 1057 विक्रम संवत से इन्होंने माना है। अब इनका यदि दोस्तों हम काल विभाजन है वो भी यदि यहाँ पर लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि पीछे में आपको केवल 4-5 का ही, जैसे आचार्य शुक्ल हैं, ठीक है, और आपके ग्रियर्सन हैं, मिश्र बंधु हैं, इनका ही दोस्तों काल विभाजन मैं आपको कराऊंगा। जबकि और का दोस्तों बहुत छोटा छोटा कालक्रम है, उनका जो विवरण है वो भी कम है, तो हम उनका जो काल विभाजन है वो भी साथ साथ लिखते चलें। ये इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं है। जो आपका काल विभाजन पूछा जाता है वो आपका मिश्र बंधुओं का, शुक्ल का, ठीक है, और आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए हम इनका काल विभाजन है वो लिख लेते हैं। एच.पी. द्विवेदी का काल विभाजन, ठीक है। तो सबसे पहले जो इन्होंने नाम दिया है, जैसे कि शुक्ल ने पहला जो कालखंड था उसका नाम दिया था वीरगाथा काल, और वहाँ से उन्होंने हिंदी साहित्य की है वो शुरुआत मानी है, जबकि इन्होंने उसको नाम दिया है आदि काल, ठीक है। आदि काल की जो इन्होंने समय सीमा मानी है वो मानी है 1000 से 1400 ईस्वी, ठीक है। शुक्ल है वो हर चीज़ को संवत में मानते हैं। तो इन्होंने दूसरा है भक्ति काल को इन्होंने नाम दिया है भक्ति साहित्य। इसकी मानी है दोस्तों इन्होंने 1400 से 1650 ईस्वी, ठीक है। तीसरी इन्होंने मानी है, आपसे पूछा जा सकता है कि भक्ति काल को एच.पी. द्विवेदी ने क्या नाम दिया है, तो भक्ति साहित्य। तीसरी इन्होंने मानी है रीति काल, तो रीति काल को इन्होंने 1650 से 1850, ठीक है, 1650 से 1850 इन्होंने रीति काल का नाम दिया है, 1850। और चौथा है दोस्तों इनका है वो है आधुनिक काल, ये है आपके 1850 से अब तक। कब तक? जब तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इतिहास अपना लिखा था, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वो यहाँ पर पूर्ण होते हैं। इसके अलावा इनका एक और कथन है दोस्तों, नोट लगा करके कथन आप लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि कई बार ये पूछ लिया गया है कि द्विवेदी जी प्रथम काल को आदि काल कहने के पक्ष में अपना मत प्रकट करते हैं। और क्या मत है इनका दोस्तों?
इनका मत है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल शब्द, हिंदी साहित्य का आदिकाल शब्द एक भ्रामक धारणा की पुष्टि करता है, एक भ्रामक धारणा की पुष्टि करता है और यह काल बहुत अधिक परंपरा प्रेमी, रूढ़िग्रस्त और सजग सचेत कवियों का काल है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर रखनी है कि ये भाई आदिकाल के, भाई विभिन्न विद्वानों ने पूछा, आलोचना की कि वे आदिकाल किस प्रकार कह दिया है, तो इन आलोचनाओं को स्पष्ट करते हुए, अपना मंतव्य प्रकट करते हुए इन्होंने कहा कि जो आदिकाल शब्द है ना, इसमें एक तो आदि यानी कि शुरुआत की घोषणा होती है। ठीक है, कि हिंदी साहित्य का आदिकाल यानी कि वहाँ से इतिहास है वो शुरू हो रहा है, सीधी सीधी बात। और ये एक कि भाई किसकी शुरुआत, ये एक ऐसी भ्रामक धारणा की पुष्टि करता है कि पता नहीं चलता है किसकी शुरुआत। तो वहाँ पर श्रृंगार भी हो जाएगा, वहाँ पर वीर रस भी हो जाएगा, हिंदी साहित्य हो जाएगा। ठीक है, चाहे उनमें अपभ्रंश की भाषा हो, चाहे उनमें हिंदी हो। ठीक है, तो इस प्रकार उसमें सबकी दोस्तों शुरुआत मानी जाती है। और ये जो काल है वो परंपरा प्रेमी कवि थे। ठीक है, आदिकाल के अंतर्गत, और रूढ़िग्रस्त और सजग सचेत कवियों का काल है। ये दो लाइन है वो आपकी परीक्षा में आ सकती है। तो अब हम दोस्तों, ये हो गया आपका, ये हो गया हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब हम जो दूसरे हैं वो हैं दोस्तों राम कुमार वर्मा। इनसे दोस्तों जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है इनके इतिहास ग्रंथ का नाम, और इनका जो इतिहास ग्रंथ है वो है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ये इन्होंने लिखा था दोस्तों 1938 में। तो ये आपके लिए वेरी मोस्ट, ठीक है, मोस्ट आपके लिए हो जाता है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है, वो आपके लिखा था राम कुमार वर्मा ने। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे कि राम कुमार वर्मा यानी कि राम जी ने जब सीता को वनवास दिया था तब उनकी बहुत ज़्यादा आलोचना की गई थी। तो ठीक है, इसी की वजह से राम जी की आलोचना आज की जाती है। तो आलोचनात्मक इतिहास है 1938 में। कई बार इसकी डेट है वो भी आपसे पूछ ली जाती है, तो इसको आपको याद रखना है। राम कुमार वर्मा के इतिहास ग्रंथ में यही इनका नाम है दोस्तों, आलोचनात्मक इतिहास। यही इनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा 2-3 इनके क्वेश्चन बनते हैं कि इन्होंने पहला कवि है वो किसको माना है, हिंदी साहित्य की शुरुआत कब से मानी है, इसके अलावा इन्होंने वीरगाथा काल को क्या नाम दिया है। ठीक है, और इन्होंने ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय काव्यधारा को क्या नाम दिया है। तो ये भी दोस्तों हम लिख लेते हैं। बल्कि इन्होंने जो काल विभाजन है वो इन्होंने शुक्ल के आधार पर ही किया है, बल्कि एक और इनका नामकरण कर दिया है संधि काल। ठीक है, तो इन्होंने अपभ्रंश की रचनाओं को भी उसमें समेट लिया है। तो ये बात दोस्तों इनके बारे में हम पहली बात है वो लिखते हैं। इस ग्रंथ के 2 भाग हैं, 2 भाग हैं। प्रथम भाग में 693 से 1693 ईस्वी तक के कालखंड का विवेचन है। ठीक है, दूसरा भाग अभी अपूर्ण व अप्रकाशित है। तो ये दोस्तों यहाँ पर इनसे क्वेश्चन आपसे बनता है कि यदि आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा इतिहास ग्रंथ है वो अभी तक अधूरा ग्रंथ माना जाता है, अपूर्ण माना जाता है, अप्रकाशित माना जाता है, तो वो आपके राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास अप्रकाशित है। तो ये इनकी पहली विशेषता हो गई। दूसरी दोस्तों इनकी विशेषता है
कि इनके इतिहास लेखन का आधार, इनके इतिहास लेखन का आधार, लेखन का आधार शुक्ल जी का ग्रंथ रहा है। शुक्ल ने लिखा, उसी प्रकार से दोस्तों रामकुमार वर्मा ने लिखा, केवल इन्होंने थोड़ा सा नामकरण में इन्होंने थोड़ा सा बदलाव किया है। इस ग्रंथ को तो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में आपसे केवल एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसकी रचना है, वो आपके रामकुमार वर्मा की है। इसके अलावा इन्होंने पहला कवि किसको माना है, और आपके 2 नामकरण हैं इनके, वो इन्होंने किए हैं, वो आपसे पूछे जाएंगे। तो ये दोस्तों बड़ी परीक्षाओं में केवल पूछे जा सकते हैं। इस ग्रंथ को 7 प्रकरणों में विभाजित किया है। ठीक है, पहला कवि इन्होंने हिंदी का पहला कवि, हिंदी का पहला कवि स्वयंभू को माना है। ठीक है, स्वयंभू यानी कि 693 ईस्वी, तथा हिंदी का आरंभ 693 ईस्वी से स्वीकार किया है। तो ये बात है दोस्तों आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि रामकुमार वर्मा है, उन्होंने हिंदी का जो पहला कवि है वो स्वयंभू को माना है, और 693 ईस्वी से दोस्तों इसको स्वीकार किया है। पिछली बार की फर्स्ट ग्रेड में भी दोस्तों ये क्वेश्चन आपका आ गया था कि 693 ईस्वी से 1000 यानी कि 50 से वो 750 से किसने है वो हिंदी साहित्य की शुरुआत मानी है, तो वो आपके रामकुमार वर्मा ने आपको शुरुआत मानी है। ठीक है, ईस्वी और दोस्तों संवत का खेल है, वो आपको मैंने बहुत शुरुआत में ही आपको समझा दिया था। यदि आपने अभी तक ईस्वी और संवत को नहीं समझाना ढंग से, तो आप कोई भी दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन है, डेट का क्वेश्चन, वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यदि ईस्वी है, संवत बनाना है, तो 693 में 57 आप जोड़ दीजिए, और यदि संवत है उसमें ईस्वी बतानी है तो 57 आप घटा दीजिए। इसके अलावा इन्होंने दोस्तों कुछ नामकरण किए हैं। इन्होंने वीरगाथा काल को इन्होंने चारण काल, वीरगाथा काल को इन्होंने चारण काल कहा है, तथा इससे पूर्व के काल को संधि काल कहा है। संधि काल में तथा संधि काल में अपभ्रंश की रचनाओं का समावेश कर दिया है, की रचनाओं का समावेश कर दिया है। रामकुमार वर्मा ने सोचा कि भाई आदिकाल है, लेकिन आदिकाल तो ठीक है, यहाँ से तो हिंदी की वास्तविक शुरुआत वो हो ही जाती है, लेकिन इससे पहले अपभ्रंश की रचनाओं में भी हिंदी के बीज हैं वो दिखाई देने लग जाते हैं, तो उसको इन्होंने संधि काल दे दिया कि अपभ्रंश और हिंदी के बीच में एक, ठीक है, एक उठती हुई हिंदी है यानी कि बनती हुई हिंदी है, उसको इन्होंने संधि काल नाम दे दिया। और संधि काल के नाम पर दोस्तों इन्होंने ज़्यादातर अपभ्रंश की रचनाओं का ही इन्होंने समावेश है वो कर लिया है, इसलिए इनकी इस आधार पर आलोचना भी की जाती है। इसके अलावा जो इनकी पहली और बातें हैं दोस्तों, ज्ञानाश्रय शाखा को संत काव्य तथा प्रेमाश्रय काव्य को प्रेमाश्रय काव्यधारा को सूफी काव्य कहा है, सूफी काव्य कहा है।
तो ये आपसे दोस्तों बहुत ज़्यादा आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ज्ञानाश्रय शाखा को संत काव्य किसने कहा है, प्रेमाश्रय शाखा को सूफी काव्य किसने कहा है। तो ये आपके ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय तो ये तो शुक्ल के हैं दोस्तों, लेकिन ये दोस्तों आपके रामकुमार वर्मा के हैं। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट बनता है और ये भी दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट बनता है। ठीक है, तो ये आपसे रामकुमार वर्मा के बारे में पूछे जाएंगे। इसके अलावा इनका जो काल विभाजन है वो शुक्ल की तरह ही है। रामकुमार वर्मा ने केवल संधि काल है, इन्होंने संधि काल की जो सीमा है वो मानी है, संधि काल की सीमा 750 से 1000, 750 से 1000 है वो इन्होंने सीमा मानी है। 750 से 1000 ये दोस्तों विक्रम संवत में है, क्योंकि शुक्ल का जो सारा काल विभाजन है वो विक्रम संवत में है, इसलिए रामकुमार वर्मा का भी है 750 से 1000 विक्रम संवत संधि काल। चारण काल माना है इन्होंने 1000 से 1375, भक्ति काल माना है 1375 से 1700 तक, 1700 से 1900 तक रीतिकाल, और आधुनिक काल माना है 1900 से अब तक। ठीक है, तो ये दोस्तों इनका ध्यान आपको रखना है। शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ के आधार पर ही इन्होंने अपना वर्गीकरण वो किया है। शुक्ल जी ने दोस्तों संधि काल और जो नाम चारण काल है उसका नाम है वो केवल प्रवृत्ति के आधार पर किया था, जबकि रामकुमार वर्मा ने इसका नामकरण है वो रचनाकार के आधार पे किया है, क्योंकि चारण काल में चारण कवियों की प्रधानता थी, इसलिए इन्होंने चारण काल है वो कहा है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। तो ये हो गया आपका साहब रामकुमार वर्मा। अब आपके चौथे हैं वो हैं आपके गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त, तो सबसे पहले इनके बारे में जो बात आती है वो है कि इनका इतिहास ग्रंथ क्या है, तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, वैज्ञानिक इतिहास ये लिखा था दोस्तों, इसके 2 भाग हैं 1965 में। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है वो इनका 2 खंड 1965 में। अब आप याद कैसे रखेंगे कि जो गणेश जी थे उन्होंने दोस्तों जो शिव पार्वती की जो पूजा है, उनकी जो परिक्रमा है वो अन्य देवताओं के मुकाबले में सबसे पहले कर दी थी, क्योंकि उन्होंने अपनी सोच में वैज्ञानिकता लाई थी। इसीलिए दोस्तों गणपति यानी कि गणेश जी वैज्ञानिकता लाते हैं, इसलिए वैज्ञानिक इतिहास। आलोचना राम की होती है, सीता को वनवास दे दिया था, इसीलिए उनका आलोचनात्मक इतिहास है। ठीक है, तो ये आप इस तरह से दोनों आपको इन दोनों ही दोस्तों क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं इतिहास ग्रंथों से। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इनकी जो इतिहास ग्रंथ हैं उनकी दोस्तों क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले इन्होंने साहित्य इतिहास के विकासवादी सिद्धांतों की प्रतिष्ठा करते हुए उसके आलोक में हिंदी साहित्य की नूतन व्याख्या प्रस्तुत की। इन्होंने दोस्तों अपने इतिहास ग्रंथ में वैज्ञानिक नाम है, तो इन्होंने वैज्ञानिक जो पद्धति है इतिहास लेखन की उसको अपनाया था। और इतिहास वैज्ञानिक पद्धति में दोस्तों तथ्यों को प्रधानता दी जाती है, उन्हें सारणी में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो विकासवादी इन्होंने सिद्धांतों की है वो प्रतिष्ठा करते हुए उसके आलोक में हिंदी साहित्य की नूतन व्याख्या है प्रस्तुत की थी, इसीलिए इनके इतिहास को भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है। इन्होंने हिंदी साहित्य को, ये आप दोस्तों हम पीछे लिख लेंगे दोस्तों। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बातें हैं, तो सबसे पहले ये तो दोस्तों महत्वपूर्ण बातें है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा आपको दूसरा जो इनका महत्वपूर्ण बात ये है दोस्तों कि गणपति जी ने इन्होंने
इन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ 1184 ईस्वी से माना है तथा हिंदी का पहला कवि शालिभद्र सूरी को माना है। शालिभद्र सूरी को माना है। तो ये आप दोस्तों याद रखेंगे कि शालिभद्र सूरी को इन्होंने पहला कवि है वो माना है। ठीक है, 1184 से इन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ दिया है और इन्होंने आदिकाल को ये भी हम याद रखेंगे दोस्तों। आगे हम बात करने वाले हैं कि आदिकाल को विभिन्न नाम है वो किस किस ने दिए थे। आदिकाल को इन्होंने शून्यकाल कहा है। तो ये आपके गणपति चंद्रगुप्त के बारे में महत्वपूर्ण आपकी बातें हैं। ठीक है, ये आपका वेरी मोस्ट। ठीक है, अब कुछ एक बातें हैं जो बड़ी परीक्षाओं में दोस्तों पूछी जाती हैं। इनका जो काल विभाजन है वो पूछ लिया जाता है, तो हम उसके बारे में भी दोस्तों बातचीत कर लेते हैं कि इनका जो काल विभाजन है, तो सबसे पहले इन्होंने बात की है दोस्तों प्रारंभिक काल की। अब इन्होंने शुरुआत किससे मानी है? 1184 ईस्वी से और 1350 ईस्वी तक। ठीक है, अब दूसरा है दोस्तों इनका मध्यकाल है 1350 से सीधा दोस्तों 1857 की क्रांति तक टकराता है। अब इनके अंतर्गत पहला इसके दो विभाग किए हैं, पूर्व मध्यकाल जैसा कि शुक्ल ने किया है, तो 1350 से 1600 ईस्वी तक। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। और दूसरा है इसका, वो हो जाएगा आपका उत्तर मध्यकाल। तो उत्तर मध्यकाल है वो हो जाएगा यानी कि रीतिकाल, और रीतिकाल को कहा है भैया 1600 से लेकर के 1857। तो ये इनका दोस्तों मध्यकाल यानी कि भक्तिकाल हो गया। और इनका दोस्तों जो तीसरा है वो हो जाएगा आपके आधुनिक काल, और इसको इन्होंने 1857 से 57 ईस्वी से अब तक। ठीक है, तो ये इनको याद रखना है। एक नोट लगा करके आप लिख लीजिए कि इनके द्वारा भक्तिकालीन साहित्य यानी कि पूर्व मध्यकाल को निम्न 3 भागों में बांटा है। 3 भागों में बांटा है। अब 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला हो जाएगा आपके धर्माश्रित काव्य, दूसरा हो जाएगा आपके राज्याश्रित काव्य, तीसरा हो जाएगा आपके लोकाश्रित काव्य। तो इसका दोस्तों मतलब क्या है कि इन्होंने सबसे पहले तो प्रारंभिक काल दे दिया, ठीक है, जिसको आदिकाल कहा जाता है, मध्यकाल दे दिया जिसको भक्तिकाल कहा जाता है। ठीक है, और उसमें दोस्तों 2 विभाग कर दिया यानी कि पूर्व मध्यकाल यानी कि इसको भक्तिकाल कहा जाता है, उत्तर मध्यकाल इसको दोस्तों रीतिकाल कहा जाता है। फिर आधुनिक काल हो गया। अब इन्होंने जो पूर्व मध्यकाल है, जो भक्तिकाल है, इसके भी दोस्तों इन्होंने 3 भाग किए थे कि राज्याश्रित, धर्माश्रित और लोकाश्रित। धर्माश्रित काव्य वो होता है जिसमें धर्म प्रधान रचनाएं रची गई थी, यानी कि जैसे विद्यापति आप ले लीजिए। ठीक है, हालांकि उनको आदिकाल और भक्तिकाल की संधि कवि है उनके रूप में माना जाता है, लेकिन धर्माश्रित काव्य संत काव्य परंपरा जैसे कि भक्तिकाल में आपके तुलसीदास हो गए, ठीक है, उन्होंने लिखी थी। इसके अलावा आपकी मीराबाई हो गई, ठीक है, सूरदास हो गए।
तो ये आपके धर्माश्रित काव्य में आ जाएंगे। इसके अलावा दूसरा इन्होंने लिखा दोस्तों राज्याश्रित काव्य। अनेक ऐसे कवि जो राजाओं के आश्रय में रह कर के कविता किया करते थे, जैसे कि आपके केशव दास है, उनको भी शुक्ल ने भक्ति काल में माना है, तो केशव दास आपके राज्याश्रय में आ जाएंगे। ठीक है। अनेक ऐसे रीतिकाल कवि जो भक्ति काल से रीतिकाल तक आते हैं, ठीक है, उसकी योजक कड़ी के रूप में आते हैं, तो उनको भी दोस्तों राज्याश्रित काव्य में माना जाता है। ऐतिहासिक काव्य जिन्होंने लिखे थे, भक्ति काल में ऐतिहासिक काव्य लिखे थे, तो उनको भी दोस्तों राज्याश्रित काव्य में माना है। इसके अलावा लोकाश्रित काव्य में किसको माना है? जिन्होंने स्वच्छंद प्रेम की कविताएं लिखी थी और रोमांसिक कथा काव्य परंपरा है वो लिखी थी, तो इन्होंने को लोकाश्रित काव्य में माना है। लेकिन आपको यही याद रखना है कि भक्ति काल को धर्माश्रित, राज्याश्रित और लोकाश्रित काव्य में किस विद्वान ने वर्गीकरण किया है, तो वो आपका हो जाएंगे गणपति चंद्र गुप्त। और पहला कवि इन्होंने शालिभद्र सूरी को माना है। हिंदी साहित्य का आरंभ है वो आपका 1184 ईस्वी से माना है। तो ये आपको दोस्तों बातें याद रखनी है। ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। आप देख पा रहे होंगे हम कितने विस्तार के साथ में, कितने सूक्ष्म विवेचन के साथ में दोस्तों समझते हुए धीरे धीरे से हम पढ़ते हुए जा रहे हैं। ठीक है। कल की दोस्तों आपका ये है जो इतिहास ग्रंथों का ये जो पाठ है, ठीक है, ये जो आपकी भाग है, ये कक्षाएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी। इसके अलावा फिर हम काल विभाजन है वो अगली कक्षा में करके दोस्तों हम इसके पहले टॉपिक को हम समाप्त कर देंगे। उसके बाद में हम शुरुआत करेंगे आदिकाल की, फिर दोस्तों आदिकाल के बाद में फिर हम भक्ति काल की, फिर रीतिकाल की और फिर आधुनिक काल की। इस तरह से दोस्तों आपका जो इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास है, वो आपका समाप्त हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये कक्षाएं पसंद आ रही हैं, तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आपसे मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में नई जानकारी के साथ, यहाँ से अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।